साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी योद्धा बैच के 23वीं क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि इससे पीछे हम लोगों ने ग्रुप डी योद्धा बैच में 22वां क्लास देखा था, जहां पे सेट 30 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे उसकी चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सेट 31 के जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, हम लोग का जो आज का सेट है ध्यान रखिएगा वो है 31। और सेट 31 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। आपको यहाँ पे 4 रिएक्शन दिए गए हैं, जहां पे कहा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जा रहा है। फिर है कि मैग्नीशियम HCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। फिर है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। और फिर लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड प्लस कॉपर रिलीज कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों रिएक्शन में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या कहोगे आप कहोगे कि सर जी यहां पे बात करी जा रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की। और जहां भी हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे आप सभी क्या कहेंगे कि ये आयनों के विनिमय से होगा। किसकी वजह से होगा चला? आप सभी कहेंगे आयनों के विनिमय से होगा। और कई बार मैंने आपको बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पे अभिकारक अणुओं के बीच में आयन का हस्तांतरण हो रहा होता है, देने लेने का काम चल रहा होता है, आदान प्रदान का काम चल रहा होता है, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। गौर से देखोगे तो मैंने आपको इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से बताया है और आप सभी छात्र इन चारों रिएक्शन को पहचान सकते हो। ध्यान देना कि ये जो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है, तो यहाँ पे किसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी? आप कहेंगे सनलाइट, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होगी। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन का उदाहरण होगा। मेरे मित्र अगले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है? आप कहेंगे धातु, HCl अम्ल अभिक्रिया करके क्या हो रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। जबकि तीसरा रिएक्शन आप देखेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड है, जिसमें पोटेशियम प्लस होगा और ब्रोमीन माइनस। यहाँ पे बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम प्लस और आपका आयोडीन क्या होगा? माइनस होगा। आप कहेंगे प्लस और माइनस, यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड बनाया। और मेरे मित्र आपका बेरियम ब्रोमाइड बना है, तो बेरियम प्लस है और ब्रोमीन माइनस है। आप कहेंगे आयनों के आदान प्रदान से तो सर यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, तो क्या यही हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बिल्कुल चिला, ये हमारा क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बोले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आप सभी कहेंगे कि सर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है और देख रहे हैं कि ये लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि कॉपर क्लोराइड से लेड के द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब कोई बहुत ज्यादा ताकतवर तत्व जो है वो अपने से कमजोर तत्व को क्या करे? सर यौगिक से विस्थापित करके उसका जगह ले ले, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये चीज हमारे डेली लाइफ में भी होता है। आप सभी ने इस चीज को क्लासरूम में फील करा होगा कि मान लो कि आप क्लास गए और क्लास में आपने एक सेपरेट जगह फिक्स कर लिया है कि ठीक है यहाँ पे आगे कोई और है, उसके पीछे हमको बैठना है।
अब आप बैठ रहे हैं कई दिनों से, अब जो क्लासरूम में उस वक्त के छात्र थे उसके ऊपर आप धौंस जमा दिए हैं कि ये जगह हमारा है। अब ये जगह हमारा है तो मेरे मित्र इसी बीच क्या होता है, कोई एक और ऐसा लड़का है जो एडमिशन ले लिया जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। अब वो गया और उसको वो लोकेशन पसंद आ गया, आपको क्या करेगा, टॉर्चर करेगा और आपको वहां से विस्थापित कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, ज्यादा ताकतवर लोग कम ताकतवर लोग को उसके जगह से विस्थापित करने का प्रयास करता है। और सेम चीज केमिस्ट्री में हो रही होती है कि जो ज्यादा ताकतवर यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश। मेरे मित्र ऑप्शन है कार्बन, लिथियम, फ्लोरीन और आपका बोरोन। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इन सभी तत्वों को देखें तो हम क्या पाएंगे कि ये जो हमारा फ्लोरीन है ये आवर्त सारणी के वर्ग 17 में मिलेगा, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में मिलेगा। और ये वर्ग 17 आपको पीटी के किस साइड में है, आप कहेंगे सर राइट साइड में, मतलब दाएं साइड में। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही आपको यह भी मालूम है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। याद रखना ये चीज कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो घटेगी। क्यों घटेगी, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं जो परमाणु का नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के वजह से जो परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींचते हैं। जाहिर सी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो और आपको खींचा जाएगा तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे कम। तो मेरे मित्र इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की जो नाभिकीय आवेश होगी वो इन सभी से अत्यधिक प्रभावी होगी। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी के दाएं साइड में मौजूद है और वर्ग 17 का तत्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश किसका होगा, आप कहेंगे सर फ्लोरीन का होगा। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। बड़ा हलवा सवाल है, बताओ नहीं बनेगा, बताओ नहीं बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी फोकस दूरी के बराबर दूरी पे रखा गया है तो हम सबों को मालूम है कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। और अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। भाई मेरे सवाल वही है कि अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी के बराबर दूरी पर बोले तो फोकस पे रखा जा रहा है तो आप कहेंगे प्रतिबिंब सर जी अनंत पर बनेगा। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तो आप क्या कहेंगे कि वस्तु का वक्रता केंद्र पर होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान आकार का होता है और यहाँ पे आवर्धन का वैल्यू 1 होगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ध्यान देना कि प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कब बनेगा, तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये ध्यान में रखेंगे। फिर है पी और एफ के बीच, तो पी और एफ के बीच प्रतिबिंब नहीं बनता है। पी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अवतल दर्पण के सर पीछे बनेगा। और कैसा होगा, आप कहेंगे काल्पनिक और सीधा होगा। यह ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल कौन सी गतिविधि होनी चाहिए। पहला है गगनचुंबी इमारतों का निर्माण। ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि सर गगनचुंबी इमारत बनाने के लिए हमें स्पेस चाहिए होगा और स्पेस के लिए हम जमीन खाली करवाएंगे। अब जमीन में हो सकता है कि बहुत सारा पेड़ पौधा हो, तो पेड़ पौधा का होना हमारे लिए पर्यावरण का अनुकूल है। वरना आप आज देख रहे होंगे कि जहां पे भी खाली और पड़ती जगह है वहां पे लोग घर बना रहे हैं और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और इस वजह से भारत में तो और जमीन का किल्लत है। लोग बढ़ रहा है, चिल्ला, जमीन थोड़ी बढ़ रहा है। और आप ये मान के चलो कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। भारत में गर्भधारण के मतलब कह सकते हो गर्भधारण के लिए अनुकूल वातावरण भी है। हाँ,
प्रेगनेंसी के लिए भी सर इन्वायरमेंट जो है वो मायने रखता है, और भारत में गर्भधारण के लिए अनुकूल वातावरण है। इस वजह से आप देखते होंगे कि यहाँ जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। और जब लोग बढ़ेगा, सपोज करो कि अगर एक पिताजी के 10 बेटे हो, 9 बेटे हो, 7 बेटे हो, तो कहीं ना कहीं सातों तो अलग होना ही है। और ये क्या करेगा सर, अपना अपना घर बनाएगा। तो अगर उस पिताजी के पास 2 बीघा जमीन है तो सातों बेटा कहाँ बनाएगा सर, उसी 2 बीघा जमीन को बंटवारा करके बनाएगा। तो आदमी बढ़ रहा है सर, जमीन नहीं बढ़ रहा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कहीं ना कहीं पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? अगर हमें बिजली का उत्पादन करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम पन बिजली उत्पादन करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या फिर थर्मल इलेक्ट्रिक यानी कि ताप विद्युत। अब इन दोनों ही मतलब संयंत्र को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आप सभी कहेंगे थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को चलाने के लिए हमें सर कोयला की जरूरत पड़ेगी। और कोयला आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे भयानक गैस रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा, प्रदूषण का कारण बनेगा। तो थर्मल पावर प्लांट कहीं ना कहीं वायुमंडल, या आप कह सकते हो हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जबकि अगर हम लोग सोलर प्लेट के थ्रू बिजली का उत्पादन करते हैं तो इसमें हमारा ना पर्यावरण दूषित होता है, ना कुछ और होता है, ना हमें अलग से ईंधन लेनी होती है। सिर्फ और सिर्फ एक सोलर प्लेट और बैटरी लीजिए, सोलर प्लेट को घर के छत पे रख दीजिए, धूप होगी तो बैटरी चार्ज होगा और आपको ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग। आप कहेंगे एसी का उपयोग करेंगे, सीएफसी कार्बन एक से निकलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी से रिलीज होगा, ओजोन लेयर में छेद ऐसे ही हो रहा है गुरुजी, तो कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है। खरीदारी के लिए पॉलिथीन बैग का उपयोग करना। अब को ये बात सही है कि गलत? आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। अभी आप लोग भी मार्केट जाते होंगे सब्जी के लिए, सर पॉलिथीन वहां पे सब्जी वाला देता है, आप लेके चले आते हैं, पॉलिथीन नहीं देता है तो आप लोग सब्जी नहीं लेते हैं। सर ये पॉलिथीन जो है ये जल्दी गलता नहीं है, उसको आप मिट्टी के अंदर दफन कर दो, 100 साल के बाद भी वो वैसे ही निकलेगा। तो पॉलिथीन हमारे लिए पर्यावरण हितैषी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है, तो केवल एक गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है? आंख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनी, मूत्रवाहिनी, हृदय, आंख की आइरिस, अस्थियों, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी, रक्तवाहिका, मूत्रवाहिनी और अस्थियों। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र सवाल ऐसे पूछा जा रहा है जैसे आपको आंसर पहले ही बता दिया हो। अगर आप थोड़ा सा भी टिश्यू के बारे में समझ रहे हैं और खास करके मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो आप सभी ये गौर फरमाना कि आपके शरीर में गति किसके वजह से होती है? आप कहेंगे पेशी ऊतक के वजह से होती है, मसल्स के वजह से होती है। तो कभी भी कहीं पे भी सवाल पूछा जाए कि पेशियों में गति किस वजह से होती है या हमारे शरीर में गति किस वजह से होती है, आप कहेंगे पेशी ऊतक के चलते। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि जो पेशी ऊतक होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका रेखित पेशी। पहला कौन सा होता है? रेखित पेशी। दूसरा मेरे मित्र कौन सा होता है? चिकनी पेशी। और तीसरा कौन सा होता है? तो आप सभी याद रखना, हृदय पेशी। कौन सा? हृदय पेशी। अब ध्यान से समझना, यहां पे हमने बोला कि शरीर में गति। अब आपके शरीर में तो बहुत सारी गतियां होती है। आप कहेंगे बहुत सारी गति कहां होता है? होता है मेरे मित्र। एक तो वो गति होती है जो आपके इच्छा के अनुसार होता है। जैसे हमारा मन है बोर्ड पर लिखना तो लिखेंगे, नहीं मन है तो नहीं लिखेंगे। ये हमारे इच्छा के अनुसार होता है। और मेरे मित्र कुछ ऐसी गति होती है जैसे हमारे आंख के पलक की जो झपकने की गति है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये बार बार झपकते रहता है, पलकते रहता है, ऐसे ऐसे। अब इसी तरीके से आप अगर कुछ भी निगल लो तो आप इसको फिर उगल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके आहार नाल में जो भोजन की गति होती है वो क्या होती है सर? अनैच्छिक होती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। अब मेरे मित्र इसी तरीके से जो मूत्र वाहिनी होती है, मूत्र को सर कंट्रोल करती है, आप कह सकते हो जिसके थ्रू मूत्र का गमन होता है, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर में तो गुरुजी 2 ही प्रकार की गति हुई, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक वो हुई जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करने की क्षमता रखते होंगे, अनैच्छिक वो जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि जो रेखित पेशी है इसको हम लोग ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र जो चिकनी पेशी है इसको हम लोग अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। और ये अनैच्छिक गति के लिए क्या होती है सर? जिम्मेवार होती है।
और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा आंख का आइरिस है, फेफड़ों की श्वसनियां है, मूत्र वाहिनियां है, ये सब हमसे पूछ के गति नहीं करेगा। इन सभी में जो गति होगी वो कौन सी होगी? अनैच्छिक गति होगी। और जहां भी अनैच्छिक गति होगी आप कहेंगे सर वहां चिकनी पेशी मौजूद होगा, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे मित्र ये याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे अस्थि की बात की गई है, तो अस्थि के निर्माण में हमारा मसल्स जो है, अस्थि के निर्माण में आप कहेंगे ये तो सर अस्थि को ढकेगा मसल्स, ये गति नहीं कर पाएगा। हाँ, अस्थि से बहुत सारे मसल्स जुड़े हुए रहते हैं जो कि आपका रेखित पेशी है, इसको हम लोग कंकाली पेशी के नाम से भी जानते हैं। और मेरे मित्र कहीं ना कहीं जो कंकाली पेशी होती है वो हमारे शरीर में ऐच्छिक गति का कारण बनती है। तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। अस्थि, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी ये भी नहीं होगा। रक्त वाहिका, मूत्रवाहिनी और अस्थि, यहाँ पे भी अस्थि देकर के चीजें क्या कर दी गई है सर? गड़बड़ा दी गई है। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखना कि हृदय पेशी, इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, लेकिन ये स्पेशल प्रकार का मसल्स होता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि हृदय पेशी की प्रकृति कैसी होती है, तो आप सभी याद रखना हृदय पेशी की प्रकृति अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध बहुत सरल 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई समस्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर जी। 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6, सब का एलसीएम ले लो चला, कितना होगा? 18, 6 18, 9 दूना 18, 6 18, 3 2 5, 3 8/18। आप कहेंगे 8 इंटू आरपी इक्वल टू 18 लिख सकते हैं, और आरपी इक्वल टू हम लोग 18/8, कितना? 2.25। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि ऐसे सवाल आपको परेशान करेंगे। ऐसे सवाल का तो आप धज्जियां उड़ा देंगे। क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि आप योद्धा बैच में पढ़ रहे हैं। और याद रखना, आप सभी याद रखना कि योद्धा युद्ध का शौकीन होता है। योद्धा युद्ध का शौकीन होता है और समझौता इसे ताना मारता है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र कोई भी योद्धा, जब योद्धा लग गया उसके पीछे तो वो क्या करेगा सर? युद्ध ही करेगा। अब योद्धा को कह दोगे कि नहीं तुम युद्ध मत करो, तुम बैठल रहो, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर समझौता हो गया अपने पेशा के साथ। तो इसी तरीके से आप ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए सर पूरी तरीके से मतलब कह सकते हो प्रतिबद्ध हो। तो अपने माइंड में ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, अपने माइंड में ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि मैं योद्धा हूं और मुझे युद्ध का शौकीन है, समझौता हमें ताना मारता है। ठीक है? और सरल शब्दों में आप याद रखना कि आपको किसी भी चीज से समझौता नहीं करना है जब तक कि आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाती। मेरे भाई अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? कौन सा गुणधर्म? संयोजकता, परमाणु आकार, बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन। क्या कहोगे कि सर जो संयोजकता है ये आवर्त सारणी में तत्वों के स्थिति के अनुकूल होता है या अधीन होता है? कैसे होता है? तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी की संयोजकता समान होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। मेरे मित्र परमाणु का आकार, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु का आकार घटेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेगा। सर स्थिति के अधीन है। क्या आपने किसी भी तत्व के रंग के बारे में पढ़ा है कि ये फलाने आवर्त में होगा तो इसका रंग हरा हो जाएगा और चिलाने आवर्त में होगा तो इसका पीला हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हमेशा याद रखना कि आवर्त सारणी तत्वों के गुणधर्म पर सजाई गई है, न कि तत्वों का रंग कैसा होगा इस पे। इंसान की परख सर उसके गुण से होनी चाहिए, न कि उसके रंग से। बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग कलर वाले या अलग अलग लोग के शकल सूरत मुंह देख करके परेशान हो जाते हैं। अरे भाई उसका प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है, वरना तो सर जो बहुत स्मार्ट होता है वो भी बहुत गंदा विचार का होता है। आप सभी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से परिचित होंगे। अभी रिसेंटली बहुत बड़ा लेवल पे घटना घटा है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तत्व का रंग जो है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता। तत्व का रंग आवर्त सारणी में तत्वों के अधीन नहीं होता। बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल तत्वों की स्थिति के अधीन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि
कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख अक्ष पर स्थित होंगे। है ना, देखो चला, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। अब ध्यान देना, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होगा, F1 और ये 2F1। है ना, क्या होगा चला, आप कहेंगे सर F2 और आप कहेंगे 2F2। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि इसको हम प्रथम मुख्य फोकस और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस का दोगुनी दूरी, द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस का दोगुनी दूरी पर क्या होगा, 2F2। ये क्या है सर, प्रकाशिक केंद्र है। मेरे भाई अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो आप कहेंगे सर ये यहां पे आपतित हुई और इस तरीके से ये अपवर्तित होगी। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख अक्ष पर स्थित होगा, अपवर्तन बिंदु। आप क्या कहेंगे कि सर जरूरी नहीं है कि अपवर्तन बिंदु जो है यानी कि रिफ्रैक्टिव पॉइंट जो है वो हमेशा लेंस के मुख अक्ष पर स्थित हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश की किरण सीधे जा रही थी, लेकिन जैसे ही लेंस से ये अपवर्तित हुई, क्या हुई सर, मुड़ गई। तो ये कहाँ है, मुख अक्ष पे। फिर है प्रकाशिक केंद्र, बिल्कुल मेरे मित्र प्रकाशिक केंद्र मुख अक्ष पर है। आप अवतल दर्पण की भी बात करोगे तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। ये आपका क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र। मेरे मित्र आपतन बिंदु, आप कह रहे हैं सर यहां पे है मुख अक्ष, आपका लेंस का मुख अक्ष क्या है सर, यहां पे। ध्यान रखना कि जो लेंस है ये दो गोलाकार सतहों को अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं तब बनता है। अब ये वाली जो लेंस है ये कैसे बनेगा, तो सर ये इस तरीके से बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो हमेशा मुख अक्ष पर स्थित होगा। बाद बाकी अगर और बिंदु की बात करेंगे तो वो मुख अक्ष पर स्थित नहीं होगा। इसीलिए सही आंसर क्या होगा, केवल बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है केबल 2। क्या लिखा हुआ है, केबल 2, यानी कि प्रकाशिक केंद्र हमेशा मुख अक्ष पर स्थित होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ता है, दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, दूरी में किसी भी परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, दूरी में वृद्धि के साथ स्थिर रहता है। मेरे मित्र यहाँ पे धारावाही चालक के जो चारों ओर, मान लो कि ये धारावाही चालक है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा। अब जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, मतलब इस चालक से दूर होते जाएंगे, यहां पे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी। अब हम है यहां आ जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। तो आपको ये याद रखना है कि धारावाही चालक से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटती चली जाएगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सर दूरी वृद्धि के साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है, या फिर धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। मेरे मित्र याद रखना कि धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता आप सभी कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ली जाती है। और सीधी धारावाही चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र का संरचना होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर एक ही सेंटर के सापेक्ष सभी वृत्त होते हैं। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी धारावाही सीधी चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है वो सकेंद्रित वृत्त होती है, कोसेंट्रिक सर्किल होती है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और अनापवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेरे मित्र ये हमारा कांच का प्रिज्म है, ये हमारा कांच का प्रिज्म है और प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। तो आप सभी ये ध्यान दो कि ये हमारा ए, बी और ये हमारा क्या हो गया, सी। मेरे मित्र अगर कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो ये आपतित किरण वायु से कांच में जाएगी। मतलब वायु और कांच में सघन और विरल कौन होगा, तो आप कहेंगे वायु कांच के अपेक्षा विरल होगा, जबकि कांच वायु के सापेक्ष में सघन होगा। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब फिर वो सघन से विरल में जाएगी तो आप कहेंगे अभिलंब से दूर भागेगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। अब ये कांच में जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ कर ले तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और फिर जब ये यहाँ पे आएगी, तो आप सभी ध्यान देना कि ये बाहर भी निकलती है। ऐसे तो हम इसको निर्गत किरण बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि जब ये ऐसे ये कांच से बाहर निकलेगी और यहां पे एक हम कर लें अभिलंब ड्रॉ कर लें, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब ध्यान देना यहां पे कि ये वाला कोण हमारा क्या होगा,
आपतन कोण, क्या होगा आपतन कोण, ये वाला अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे इस सतह पे AC पे कौन पड़ा है, आप कहेंगे सर ये यहाँ पड़ा है आपतन, ये इधर बाहर निकला है अपवर्तन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, निर्गत किरण कहते हैं। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होगा पृष्ठ AB पर, जो अपवर्तन कोण होगा, चूंकि वायु विरल से सघन माध्यम में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी, इसलिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। मेरे मित्र ध्यान देना कि यहाँ पे ये निर्गत कोण की बात करी जा रही है, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये कांच से फिर वायु में जाएगा तो अभिलंब की ओर ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा तो एंगल ज्यादा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, ये भी बात सही है। और हम कहेंगे कि सर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो A और B दोनों सही होंगे। बस हमको की पॉइंट के रूप में ये ध्यान में रखना है कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी तो एंगल कमेगा, अभिलंब से दूर भागेगी तो एंगल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है सर। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, बिल्कुल गलत है। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा यानी कि जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाएगा, सर वो कहां आपको लंबे समय तक मिलेगा, वो तो 2-4-5 दिन के अंदर पूरा डिकम्पोज होकर के सरगल जाएगा। ये बात तो बिल्कुल गलत है ना कि अजैव निम्नीकरणीय जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। और आपको गलत कथन ही चूज करना था, सही नहीं है वो चूज करना था। ऑप्शन नंबर बी क्या कहिएगा सर, सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है एंजाइम जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते, यह भी सही है। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे वो उष्मा दाब जैसे भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा डिकम्पोज नहीं हो जाएंगे, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या करना होगा सर, मेहनत करता हूं। अगला देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के उपयोग नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओपी कहते हैं। CaSO4 हाफ H2O इसका क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम लोग इसको पढ़ते हैं सर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है। कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में आप कहेंगे बिल्कुल नहीं उपयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए आप कहेंगे बिल्कुल उपयोग किया जाएगा। डॉक्टर जो प्लास्टर करता है, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो किसके सहायता से सर, पीओपी के सहायता से, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सहायता से। खिलौने और सजावटी सामान बनाने में सतहों को चिकना करने के लिए बिल्कुल उपयोग किया जाता है। वायु रोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए बिल्कुल। मेरे मित्र कोई भी वायु रोधी एयर टाइट करना है तो हम लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हवा अंदर ना जा पाए। तो कह रहा है कि कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है, तो आप कहेंगे सर केवल एक जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है सर, उपयोग नहीं है। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि मेंडल के प्रयोग से जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्ररूपी अनुपात, कल के सेशन में लक्षण प्ररूपी अनुपात पूछा गया था। लक्षण प्ररूपी कितना, जिसको फिनोटाइपिक रेशियो बोलते, 9:3:3:1। और जीन प्ररूपी जीनोटाइप आप सभी कहेंगे सर जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जीन प्ररूपी, जीन प्ररूपी। और अगर लक्षण प्ररूपी अनुपात पूछेगा, लक्षण प्ररूपी अनुपात पूछेगा, लक्षण प्ररूपी अनुपात, तो ये क्या होगा आप सभी याद रखना, 9:3:3:1, 9:3:3:1। और अगर जीन प्ररूपी तो आप कहेंगे सर जीन प्ररूपी अनुपात 1:2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यहां पे चला माइक्रोस्कोप को बोला जा रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलकों की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है। पहला है प्याज के छिलके की कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति, गाल की कोशिकाओं में लवक की उपस्थिति, प्याज के छिलके की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, मानव गाल की कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। अब हमको ये बता दो कि मानव और प्याज का जो छिलका है ये दोनों क्या है। आप कहेंगे एक
जंतु कोशिका और दूसरा में सर पादप कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो पहले ऑप्शन में जो कहा जा रहा है कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होगी, ये बात बिल्कुल सही है। और यही क्या होगा सर, मानव के गाल और प्याज के छिलकों की कोशिकाओं में अंतर होगा। मानव के गाल कोशिका में कभी भी लवक तो मिलेगा ही नहीं। प्याज के छिलका की उपस्थिति में अगर माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है तो ये मानव गाल कोशिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, और मानव गाल कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति हो ही नहीं सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पादप कोशिका कोशिका भित्ति मिलेगी और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी। पादप कोशिका में लवक मिलेगा जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि ये जो सोना और चांदी है ये तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होंगे, जबकि मेरे मित्र लोहा, जिंक, सीसा ये सब तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होंगे। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। याद रखना C6H12। इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है, इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या होते हैं सर, 2 हाइड्रोजन जुटे होते हैं और सभी कार्बन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में जुटे होते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुटे होते हैं और सभी इस तरीके से हाइड्रोजन इस पे जुटा होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। याद रखना कि C6H14 किसको पढ़ेंगे, तो सर इसको हम लोग हेप्टेन पढ़ते हैं। C6H6 इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेंजीन पढ़ते हैं। और C6H10 है, C6H10 तो मेरे मित्र इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन की संख्या 6 और 6 दूना 12 और -2 10, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड। और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेप्टाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेप्टाइन पढ़ेंगे। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा, हेप्टाइन C6H10, हेप्टेन C6H14 और बेंजीन C6H6। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा एक मिनट, ये हेप्ट तो चला 7 के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग हेक्सेन पढ़ेंगे, हेक्सेन हेक्सेन ये याद रखना। हेप्ट तो 7 कार्बन के लिए हो जाएगा ना, 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, और ये क्या हो जाएगा, हेप्टाइन नहीं होगा, ये होगा हेक्साइन। हेक्साइन जब यहाँ पे 4 कार्बन रहता, जब यहाँ पे 4 कार्बन रहता, सॉरी जब यहाँ पे 7 कार्बन रहता C7H14, तब उसको हम लोग क्या पढ़ते, हेप्टेन पढ़ते। तो ये चीज आप सभी सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। मेरे भाई इस सवाल का आंसर मैं आप सबों से जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। बहरहाल अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जन्म नियंत्रण की सल चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को और महिलाओं में अंड वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पुरुषों में शुक्र वाहिका को जो अवरुद्ध किया जाता है उसको हम लोग वेसेक्टोमी बोलते हैं, और महिलाओं में अंड वाहिनी को जो अवरुद्ध कर दिया जाता है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ये अधिक प्रभावी विधि नहीं है। ये कौन कह दिया कि सर जन्म नियंत्रण के लिए ऑपरेशन कराया जाएगा और अधिक प्रभावी विधि नहीं होगा। अगर जन्म नियंत्रण के लिए ऑपरेशन करा लिया गया है तो फिर आगे गर्भ धारण का कोई चांस नहीं है, ये अत्यधिक प्रभावी विधि है, ये चीज ध्यान में रखना। ये बात तो गलत हो जाएगा। तीसरा है कि ये युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं, बिल्कुल। जब शुक्रवाहिका और अंडवाहिनी को आप अवरुद्ध कर देंगे तो ना तो ओवम यहां रिलीज होगा और ना ही स्पर्म, तो जाहिर सी बात है कि जो युग्मक परिवहन है वही अवरुद्ध हो गया, तो निषेचन कहां से होगा, फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। और इसे बांधकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है मेरे मित्र। सल चिकित्सा विधि से जो जन्म नियंत्रण की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बांधकरण भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपको गलत कथन चुनना था और गलत कथन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा के उंगली के बीच का कोण कितना होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा, अंगूठा और मध्यमा आप क्या कहेंगे गुरुजी? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ऐसे सवाल जब भी आए आप कहेंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल गलत। कार्बन यौगिक कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होंगे, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा है कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता, ये बात सही है कि कार्बन यौगिक जो होते हैं वह सहसंयोजी आबंध से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसके यौगिकों की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन उसके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो उतना मजबूत नहीं होता जितना आयनिक कंपाउंड का होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी कथन एक सत्य है, कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। तो कथन एक सत्य और कथन दो असत्य गलत है, कथन दो सत्य है और कथन एक असत्य, बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन के यौगिक विद्युत का सुचालक क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि मेरे मित्र इनके जो बॉन्ड होते हैं, इनके जो बॉन्ड होते हैं वो सहसंयोजी होते हैं और सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉन के साझा के चलते बनता है और कार्बनिक यौगिक का जो विलयन होता है उसमें कोई आयन मौजूद नहीं होता, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? अमीबा, मशरूम, ईस्ट, अमरबेल। क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि सर जो ये अमरबेल है ये किसको दर्शाएगा? आप कहेंगे परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाएगा, जबकि मशरूम क्या होगा? मृतोपजीवी होगा, मृत जीव जंतु से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। मेरे मित्र आप सभी ने देखा होगा कि जब धूप होता है तो बादल सफेद दिखाई पड़ता है, इसलिए कि बादल में जो मौजूद कण होते हैं वो सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं और इनके द्वारा लगभग सभी रंगों को क्या कर दिया जाता है? प्रकीर्णित कर दिया जाता है, इसीलिए हमें बादल सफेद दिखाई पड़ता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देते हैं इसीलिए क्योंकि बादल में जो मौजूद कण होते हैं वो सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तुलना में बड़े होते हैं और लगभग ये क्या करते हैं? सभी रंग को समान मात्रा में प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे आप दंत क्षय देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका दांत सही है, आपने खाना खाया, कुल्ला वगैरह सही से नहीं किया, भोजन के जो कुछ कण दांतों में फंसे थे वो लार से मिले और लार से मिलने के बाद अम्ल का उत्पादन हुआ और ये अम्ल धीरे धीरे आपके दांत में इस तरह से होल करते जाता है और एक वक्त इतना बड़ा होल कर देता है और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। आप ध्यान देना कि ये जो टूथ डिके होता है, दंत क्षय होता है, ये किसके वजह से होता है? तो सर बैक्टीरिया के वजह से होता है। किसके वजह से? बैक्टीरिया के वजह से होता है। और मेरे मित्र जो बैक्टीरिया है वो क्या करती है? अम्ल का निर्माण करती है, इस वजह से जो दांत का इनामेल होता है यानी कि जो ऊपरी लेयर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और भंगुर हो जाता है और धीरे धीरे उसमें होल हो जाता है और हम लोग क्या कहते हैं कि सर दांत में छेद हो गया। मेरे मित्र खास करके जो मीठे भोज्य पदार्थ होते हैं उससे सर जो दंत क्षय है वो ज्यादा प्रभावित होता है। मेरे मित्र आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, विषाणु जनित होता है। आप क्या कहेंगे? ये बात गलत है सर, टूथ डिके में जीवाणु की भूमिका होती है। दूसरा है कि मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। अम्ल इनामेल मृदुकरण यानी कि उसको सॉफ्ट कर देते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है, ये भी बात सही है। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। मतलब जो सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है और गलत कथन की पहचान कीजिए, तो आप कहेंगे सर गलत कथन हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो कहा जा रहा है कि इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, विषाणु जनित होता है, आप क्या कहेंगे? सर इसमें जीवाणु की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होगी, बिल्कुल आपको मैंने बताया है। सर
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ये सब अभिक्रियाशीलता श्रेणी में क्या है सर? ये ऊपर में है, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील होंगे। ये मध्य में है, ये क्या होंगे? मध्यम अभिक्रियाशील। और जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो निम्न अभिक्रियाशील। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही है। और कहा जा रहा है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल मेरे मित्र। जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है उसको हम लोग वैद्युत अपघटनी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, या वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा क्या करते हैं सर? उसके अयस्क से प्राप्त करते हैं। यहां पे हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपके आज के इस सेट नंबर 31 में टोटल 24 सवाल थे, जिसको आपने हमारे साथ डिस्कस कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल अगर आपको दोबारा मिल जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।